हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या गाड़ी खरीदने वाले हैं या आने वाले टाइम में गाड़ी प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे मोस्ट यूज़फुल और अनयूज़फुल फीचर्स के बारे में। डिटेल में हम अनयूजुअल वाले की बात करेंगे, डिटेल में हम अनयूज़फुल फीचर्स की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले इस बारे में। आज का दौर ऐसा है, आज कोई भी गाड़ी ब्रांड के नाम में नहीं बिक रही। गाड़ी की इंडिविजुअल कोई ना कोई पर्सनैलिटी, कोई ना कोई हिस्ट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में मारुति की गाड़ी जो लेते हैं वो मारुति की ही गाड़ी लेते थे, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मारुति वाले ऑनर्स भी वही महिंद्रा पे, किया पे, सोनेट जैसी गाड़ियाँ जो अच्छे फीचर ऑफर कर रही हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी, बिल्ड क्वालिटी, एयर बैग्स है, यानी इन चीज़ों पे अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। इसी दौर में अब कंपनी क्या कर रही है, कुछ ऐसे फीचर जो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल है ही नहीं, वो आपकी गाड़ी में डालती है और आपको बताती है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम जैसे लोग जिनको फीचर्स के बारे में थोड़ा कम पता है, हम वहाँ पे जाके भाई मूर्ख बन जाते हैं और उनको 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर देते हैं ऐसे फीचर्स के लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें या तो साल में सिर्फ एक बार चाहिए या वो भी नहीं चाहिए, वहाँ भी काम नहीं आते हैं। तो उन फीचर्स की हम डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं फीचर नंबर 1 से। पार्किंग कैमरा। आप इसके साथ स्लैश डाल के 360 कैमरा भी समझ सकते हो भाई। पार्किंग कैमरा या 360 कैमरा। अब आप सोचोगे कि यार वो तो बड़ा यूज़फुल फीचर है, उसे मैं अनयूज़फुल या इम्प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ। जिनको गाड़ी चलाते हुए भाई 2-3 महीने हुए हैं या फिर 6 महीने हुए हैं, उनके लिए हो सकता है भी पार्किंग कैमरा थोड़ा बहुत यूज़फुल हो, पर जिनको गाड़ी चलाते हुए 1-2 साल हो गए हैं, उनके लिए वो सारी कमी आपके पार्किंग सेंसर पूरी कर देंगे। आपके अगर गाड़ी के पीछे की साइड और साथ ही साथ आगे की साइड भी पार्किंग सेंसर लगे हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आगे और पीछे दोनों साइड आपकी गाड़ी पे पार्किंग सेंसर लगे हैं तो इससे ज़्यादा आपको किसी भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बंदा नहीं चाहिए जो बताए, या कोई कैमरा नहीं चाहिए जो दिखाए कि पीछे कुछ है या नहीं है। और अगर आप फिर भी नहीं देख पा रहे, फिर भी कैमरे की ज़रूरत है, तो चाहे फिर आपके कितने ही 360 कैमरे लगे हैं, कितने ही रिवर्स कैमरा लगा है, फ्रंट कैमरा लगा है, फिर आपकी गाड़ी मार्केट में टच होएगी, चाहे कॉर्नर हो जाए, चाहे आगे से पीछे से कहीं से भी हो जाए। अब दूसरी चीज़ है वैल्यू। इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 5600 रुपये के आसपास है। आप अमेजोन पे चेक कर लो, फ्लिपकार्ट पे चेक कर लो, किसी और ऑटोमोबाइल जो एसेसरी बेचती है कंपनियाँ, अच्छी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको इसकी प्राइस मिलेगी अप्रोक्सीमेट 5600, 5 से लेकर 6000 तक। अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है जिसकी स्क्रीन यहाँ लग जाती है, या अगर आपके पास स्क्रीन पहले से है तो आप उसमें भी लगवा सकते हो वो कैमरा, ठीक है। उस कैमरा की आप समझो वैल्यू क्या है। 5600 रुपये में 56 लीटर पेट्रोल आएगा। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल में है, तो डीजल में है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मतलब डीजल आ जाए, तो उसमें तकरीबन आप 1120 किलोमीटर यानी कि 1000 से ऊपर किलोमीटर चला सकते हो आगे की तरफ। आपने क्या किया, 5600 रुपये इन्वेस्ट कर दिए 2 फीट पीछे करने के लिए, और आप आगे कितना जा सकते थे, 1120 किलोमीटर। तो भाई थोड़ा सोच समझ के चलना है। पार्किंग कैमरा, 360 कैमरा के चक्कर में नहीं जाना। दूसरा ऐसा फीचर है कम्प्लेक्स स्टीरियो सिस्टम्स। आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, इतने बड़े बड़े LED स्क्रीन्स, इतने सारे फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो आपको चाहिए ही भी नहीं। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, या फिर टायर इन्फ्लेशन, ये 2-3-4 या ऑटो एंड्रॉयड वाला एप्पल ऑटो कार प्ले होता है, या एंड्रॉयड पेयर करने के लिए आपको वायरलेस चाहिए होता है, बस ये 4 फीचर। और म्यूज़िक के लिए 2 फीचर, एक रेडियो और ये आप चाहे USB लगा लो, बस ये 2। ये टोटल 5-6 फीचर्स के अलावा आपको अपनी गाड़ी के स्टीरियो में और कुछ भी नहीं चाहिए। और कंपनियां क्या कर रही है, हमारा इसमें ये व्यू भी है जी, वो व्यू भी है जी, ये वाला फीचर भी है, वो वाला फीचर है, आपके फ़ोन से जुड़ जाएगा, फोटोज दिखा देगा, वीडियोस चला देगा। हमें फोटोज वीडियोस गाड़ी में चलानी क्यों है, हमें फोटोज क्यों देखनी है गाड़ी में। हम गाड़ी फोटो देखने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम गाड़ी ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। तो अगर हमें फोटो देखने के लिए गाड़ी लेनी होती तो हम एक अलग से DSLR कैमरा ले लेंगे जिसमें हम बैठ के आराम से फोटो देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कॉस्टिंग का हिसाब आपको बताऊं तो 10,000 से लेके 18, 20, 50,000 तक के स्टीरियो सिस्टम्स आते हैं। अब इसकी वैल्यू आप ये समझो यार कितनी ज़्यादा होती है। 50,000 की वैल्यू, हो सकता है आप 2-3 साल पेट्रोल डलवा लो अपनी गाड़ी में, इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है 18 से 20,000 की। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा वैल्यू चलो अलग बात है, अगर आप पैसे लगा भी दोगे, अब स्क्रीन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होएंगी उतनी ज़्यादा उसमें हैंग होने के इश्यूज़ भी आते रहेंगे। वो
वो हैंग हो रही है, सही से टच नहीं हो रही, टच दबनी बंद होगी, बच्चे ने कोई चीज़ मार दी, टच टूट दी, तो आपके पैसे वेस्ट होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तीसरी चीज़, हेडलाइट वॉशर्स, हेडलैम्प वॉशर्स बोल देते हैं अभी इसको। मेरे हिसाब से निहायती ये यूजलेस फीचर है। प्रैक्टिकली समझो कैसे, आप रात को साल में कितने बार बाहर निकलते हो? जो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, अभी जॉब करते हैं अपनी सारा दिन, है ना, वो वीकेंड्स पे साल में कभी 1-2 बार प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ मनाली वगैरह का, शिमला मनाली, जहाँ भी आपके आसपास, चंडीगढ़ का, है ना, या वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, जहाँ भी आप जाना चाहते हो। पर हम भी कोशिश करते हैं कि हम दिन में ट्रैवल करें अपनी फैमिली के साथ। लेट नाइट कोई भी ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, और दिन में हेडलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। रात में आप साल में कभी एक बार अपने दोस्तों के साथ गए, मान लो रात को, एक बार जाने के लिए आप सोचो आपने कितनी ज़्यादा वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी। मतलब हेडलाइट वॉशर है जो, वो 3000 रुपये के आसपास का सिंगल लाइट का होता है, दोनों का 6000 हो गया। फिर आपको हाउसिंग बनवानी पड़ेगी, अगर बनी बनाई भी आ रही है तो उसमें ख़राब होने के भी उतने ज़्यादा ही चांसेस हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, बहुत लोग मुझे इस फीचर पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर मैं आप सबको रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे किसी भी तरह से क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ देना, ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपको जस्टिफाई कर सकूं कि मैं क्यों इस फीचर को इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। भाई 4x4 सिस्टम, मैं 4x4 को मोस्ट यूजलेस फीचर में मानता हूं। अब मैं क्यों मानता हूं, मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं। 4x4 का मतलब होता है चारों टायरों में आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो पावर सप्लाई करता है, ठीक है, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरीके से आ सकता है। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है जैसे ग्रैंड विटारा में आता है, या मैनुअल भी होता है जैसे थार या जिमनी वगैरह में आता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कितना टाइम आप ऑफ रोडिंग करते हो? जो शहर में लोग रहते हैं वो तो 99% हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, फिर उनको 4x4 की क्या ज़रूरत है? अब 4x4 से हुआ क्या, गाड़ी की ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगी। 4x4 के इतने ज़्यादा ऑप्शन 2010 के आसपास या 10 के बाद ही आए हैं। 2010 से पहले 4x4 के इतने ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे। ऊंची गाड़ियां ज़रूर थी, जैसे टाटा सुमो थी, या बोलेरो है, या एक वर्ले की गाड़ी आती थी टवेरा करके, तो ये 3-4 ऑप्शंस थे जो बड़ी गाड़ियों के थे। इसके अलावा कुछ खास ऑप्शन भी नहीं थे। तो क्या तब लोग खेतों में नहीं जाते थे? तो क्या तब लोग पहाड़ों पे नहीं जाते थे? क्या तब लोगों के पास सड़कें इतनी अच्छी थी? इन सड़कों से, बुरी सड़कों पे भी इन गाड़ियों से कम अच्छी गाड़ियां चलती हैं। तो ये जस्टिफाई भाई लोग कर देते हैं कि हम तो भाई कच्चे रास्तों पे चलते हैं इसलिए 4x4 ले ली, हमें ऑफ रोडिंग करनी है इसलिए 4x4 कर ली। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज एक्चुअली 4x4 पे कम डिपेंड करती हैं, ड्राइवर की एबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो अगर आपके पास ठीक ठाक सी कार है और आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप गाड़ी कहीं से भी निकाल के ले जाओगे, और अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी लेके घूम रहे हो और ठीक ठाक से ड्राइवर हो तो हो सकता है आप थोड़े से कीचड़ में गाड़ी अटका लो, ठीक है। तो भाई 4x4 मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल भी वर्थफुल फीचर नहीं है, एक यूजलेस फीचर है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, हाँ ये भी काफ़ी पसंदीदा फीचर है। अब हमारी जो जनरेशन है ना, अब वाली जो अब फिलहाल 18 से 25-30 साल के बीच में है, उनके लिए वो नेक्स्ट फीचर है जी सनरूफ। अब सनरूफ को मैं 2 तरीकों से वेस्टेज बोल रहा हूँ, पहली पैसों के तरीकों से, दूसरी सेफ्टी के तरीके से। पैसों के तरीकों से सिर्फ एक सनरूफ आपकी गाड़ी की कीमत को 50,000 रुपये बढ़ा देती है। अब क्यों बढ़ाती है? उसमें रूफ काटनी पड़ती है भाई, एक शीशे का टुकड़ा फिक्स होता है यहाँ पे आपके बटन ऐड होते हैं, और भी हज़ारों चीज़ें, A-B पिलर में चेंजेस करने पड़ते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। पर फिर भी एक कांच का टुकड़ा एक मेटल के बराबर सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकता। इस बात को मेरे साथ आप लोग भी एग्री करोगे। एक कांच का टुकड़ा एक कांच का टुकड़ा ही होता है, और एक मेटल होता है जो वो मेटल ही होता है। हमारा जो 5th यूजलेस फीचर है जी वो है क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल क्या होता है? यहाँ कुछ कंट्रोल्स दिए जाते हैं, आप 60 पे 70 पे गाड़ी को चलाओ, उसके बाद उसको ऑन कर दो तो आपकी गाड़ी कंटिन्यू 60 या 70 पे चलती रहेगी, 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी आप चलाना चाहते हो। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ADAS लेवल 2-3 के साथ आता है, जो वो बहुत अलग चीज़ है, और जो नॉर्मल गाड़ियां ऑफर कर रही हैं सिर्फ अपना बड़ा वाला मॉडल बेचने के लिए, वो अलग चीज़ है। क्रूज कंट्रोल का यूज़ बताओ एक ऐसी कंट्री में जिसमें हर 2 किलोमीटर के बाद पता नहीं काओ डॉग सामने आ जाए, पता नहीं कौन सा बाइक वाला किधर से निकल आए, पता नहीं कौन सी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रहे हो, ऐसे 3 व्हीलर्स तो आपको पता ही नहीं कहाँ रुके मिल जाएंगे एकदम से। ऐसी
मतलब कंट्री में जहां हर 2-3 किलोमीटर के बाद आपको ब्रेक लेनी पड़ रही है, आपको इस कंट्री में क्रूज कंट्रोल यूजफुल भी कैसे लग रहा है? मेरे को समझ नहीं आई ये चीज़। दूसरा पॉइंट, और बिक वो कहाँ रहा है? ऐसी सिटी में जैसे गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी सिटियों में बिक रही है ये गाड़ी ज़्यादा। आप ये सर्च करके देखना, गूगल पे आपके सामने डेटा आ जाएगा कि जो बड़े मॉडल्स हैं ना गाड़ियों के, वो छोटे शहरों में नहीं बिक रहे, गाँव में नहीं बिक रहे, वो बिक रहे हैं बड़ी सिटीज़ में। और वहाँ तो रेड लाइट पे ऐसे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं कि 15-15 मिनट एक रेड लाइट निकलने से लग जाते हैं, और उन लोगों ने क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ियाँ ले रखी हैं। मेरे हिसाब से वेस्टेज अभी पैसे की, और कुछ भी नहीं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली आपके लिए फिर मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ भी, जो आप अगर आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो तो अपने ध्यान में रखना। आपको कई बार बताया जाता है जी इस गाड़ी में प्रोजेक्टर सेटअप है, इस गाड़ी में हेलोजन सेटअप है, इस गाड़ी में HID सेटअप है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको तकरीबन मूर्ख बनाने के लिए है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे भी गाड़ियाँ हेलोजन में चलती थी, आज भी चल सकती हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अपग्रेड करना चाहिए, तो इसलिए आप क्या करो, प्रोजेक्टर में अपग्रेड कर लो। पर अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्टर का अपग्रेड आपको 1 लाख में पड़ रहा है, तो एजेंसी से मत कराओ। एजेंसी से उससे छोटा वाला मॉडल लो। और बाहर डिस्पोजल में एक्सीडेंट कार्स होती हैं बहुत सारी, जिनका पीछे से एक्सीडेंट कार हुआ था, वेस्ट पड़ी है कहीं पे, उसके डिस्पोजल हेडलाइट्स मिल जाएंगे कपलर टू कपलर फिटिंग के साथ। दिल्ली के करोल बाग से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिनल एसेसरी शॉप्स होती हैं जहाँ पे थोड़े बहुत डैमेज पार्ट होते हैं, वो मिल जाते हैं आराम से। वहाँ से अपनी हेडलाइट्स को अपग्रेड कर लो। वहाँ से अगर आपको और भी थोड़ी बहुत चीज़ें अपग्रेड करनी है, जैसे रेयर जो आपका ग्लास है उसके ऊपर आप वाइपर चाहते हो या डिफोगर चाहते हो, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ऐसी शॉप्स पे जाओ, वहाँ से परचेजिंग करो, पार्ट्स रिप्लेस कराओ, और 1 लाख की जगह सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करो, 15,000 रुपये खर्च करो, और आपका काम हो जाएगा।